बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, ख़बरें बहुत सारी हैं तो हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का कम से कम टाइम लूँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ख़बरें, ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू आप लोगों के साथ कर लूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल जो है अमजद साबरी के कातिल जो है वो गिरफ़्तार हुआ है। ख़बर आप लोग तक आ गई होगी, लेकिन इससे पहले कितने कातिल गिरफ़्तार हुए और उनका ताल्लुक़ जो है वो किस किस से था, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्कैंडल सामने आया है। क्या स्कैंडल है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जान को ख़तरा लाहक है, किसने कहा है ये, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अब आज जो है आफाक अहमद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ये खबर है कि वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और 28 तारीख हफ्ते को आफाक अहमद साहब जो है वो भी जलसा करने जा रहे हैं। और एक जलसा और हो रहा है एमकेएम पाकिस्तान का, उस पर भी बात करेंगे। तो जी हो सकता है व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त लूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को पता चल गया होगा कल के मारूफ कवाल अमजद साबरी के कत्ल का मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ़्तार हो गया है, जिसका नाम हाफिज़ कासिम बताया जाता है। और उसका ताल्लुक़ जो है वो कलदम जो तंजीम है लश्कर जंगवी, उससे बताया जाता है। अब ये जो कातिल गिरफ़्तार हुआ है हाफिज़ कासिम, इसके बारे में एक मुबैना ख़बर भी आती है। और वो मुबैना ख़बर ये है कि ये जो हाफिज़ कासिम है ये तकरीबन 10-12 दिन पहले हैदराबाद जेल से रिहा हुआ है। 10 साल मतलब 10 साल की कैद काट के ये हैदराबाद जेल से रिहा हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं ये तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं मुबैना ख़बर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मुबैना ख़बर है। जो कल कातिल गिरफ़्तार हुआ है अमजद साबरी शहीद का, उनका जो कातिल जो गिरफ़्तार हुआ है वो 10 साल जेल काट के आ रहा है। मतलब वो 2014 या 13 में जो है वो जेल जा चुका था। और अमजद साबरी का कत्ल जो है वो 2016 में हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। अब जो ये जो कत्ल है, इस कत्ल के एक कातिल गिरफ़्तार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे कातिल जो हैं इस कत्ल के गिरफ़्तार हो चुके हैं। आप लोग को याद होगा कि जब ये कत्ल हुआ था अमजद साबरी का, उस टाइम पे जो है वो 2016 का टाइम था। और उस टाइम पे एमकेएम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब आई हुई थी। तो जैसे अमजद साबरी का कत्ल होता है तो फिर खबर ये चलाई जाती है अमजद साबरी के कत्ल में मुत्तहदा क्या लियाकताबाद का सेक्टर इंचार्ज शहजाद मुलव्विस है। शहजाद उर्फ मुल्ला नाम बताया जाता है। ये आप मेरे स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये वही तस्वीरें हैं जो उस टाइम पर टिकट्स चलते थे न्यूज़ चैनल पे, ये उस टाइम की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि अमजद साबरी के कत्ल का टास्क लियाकताबाद सेक्टर के 2 कारकुनों को दिया गया था। अब ये सेक्टर किसके होते हैं ये भी आप लोग को पता होगा। उस टाइम पे सेक्टर जो है वो एमकेएम के हुआ करते थे। अच्छा, इससे पहले जो है अब ये जो कातिल गिरफ़्तार होते हैं इनके ये जो जिसका मैंने बताया ना आप लोग को, शहजाद उर्फ मुल्ला जो सेक्टर इंचार्ज है लियाकताबाद का, इसके बाद जो है फिर 2 भाइयों को गिरफ़्तार किया जाता है जिनका नाम मानी और सानी बताया जाता है। ये भी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और ये जो मानी और सानी जो भाई बताए जाते हैं, इनको 5 स्टार चौरंगी के करीब से गिरफ़्तार किया जाता है। और उसके बाद बताया जाता है ये दोनों जो है ये साउथ अफ्रीका से आए हुए लोग हैं। ये साउथ अफ्रीका में जो एमकेएम के जो टारगेट किलर्स का जो सेल है ना, ये उसके 2 भाई हैं, वहाँ से ये 2 भाई साउथ अफ्रीका से आए हैं, तो ये बताया जाता है। अब कुछ ही दिन गुजरते हैं, तकरीबन कुछ दिन नहीं कुछ साल बाद जो है फिर खबर आती है, तकरीबन 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद फिर एक खबर, 1-2 साल बाद फिर खबर आती है कि भाई अमजद साबरी के कत्ल के असल कातिल जो है वो गिरफ़्तार हो गए, जिसमें उनका नाम बताया जाता है इसहाक उर्फ बॉबी और आसिम उर्फ कैपरी।
ये जो आप टिकर्स, मैं अभी फिर कह रहा हूँ, ये वो टिकर्स मैं चला रहा हूँ जो उस टाइम पर हमारे न्यूज़ चैनल पे चलते थे। ये आप जो तस्वीर दिख रहे हैं, ये आसिम कैप्री की तस्वीर है। अब ये जो इसहाक बॉबी और आसिम कैप्री हैं, इनका ताल्लुक भी जो है वो लश्कर जंगवी से बताया गया है, और लश्कर जंगवी से इनका ताल्लुक है। और फिर ये भी बताया गया कि ये दोनों टारगेट किलर्स जो हैं, उन्होंने शिया अफराद की भी टारगेट किलिंग में ये शामिल रहे, मजलिस में इन्होंने हमले किए। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि ये जो दो कातिल हैं, इसहाक बॉबी और आसिम कैप्री, ये लोग जो हैं इन्होंने कुछ जो है पुलिस वालों का भी कत्ल किया है, कुछ ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं उनके भी कत्ल में मुलविस है, और इनके पास से बहुत भारी तादाद में उस टाइम पे असला बरामद हुआ था। और इन दो बंदों को जब गिरफ्तार किया था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम के जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे, उन्होंने खुद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों के बारे में डिटेल से बताया था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। किसी भी आप कहीं पर भी सर्च करें, आपको आराम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी जिसमें इन दोनों बंदों का बताया जाता है। अब जो है अचानक से फिर कल ये खबर आती है जी मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मास्टरमाइंड जो है उसका भी ताल्लुक जो है वो कलदम जमात लश्कर जंगवी से बताया जाता है। तो जी चलें मान लेते हैं, अब जो आपने कातिल पकड़ा है, ये जो है मास्टरमाइंड, यही असल कातिल है। तो इससे पहले जो बंदे पकड़े गए थे, जैसे शहजाद उर्फ मुल्ला, जो सेक्टर इंचार्ज बताया जाता है लियाकताबाद का, उसको पकड़ा गया। वो दो भाई मानी सानी, जो दो भाई पकड़े गए। उसके अलावा कहा जाता है कि एक अदनान नाम का शायद एक और बंदा था, जो कोई पथारेदार था, कोई ठिया वगैरह लगाता था लियाकताबाद में, उसको भी इससे पहले गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो तमाम लोग जो पहले गिरफ्तार हुए, तो अब इनके बारे में क्या स्टेटमेंट आना चाहिए, इनके बारे में अब लोगों को क्या बताना चाहिए, या उस टाइम पे जिस तरीके से जहन साजी की गई, लोगों के दिमाग बनाया गया कि इस केस में MKM शामिल है, इस केस में जो है वो सेक्टर इंचार्ज शामिल है, इस केस में ये, तो अब जो असल कातिल पकड़ लिए ना, भले आपने जो पहले लोग पकड़े थे उनको आपने छोड़ दिया, तो अब उनके लिए उन बेचारों की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उनको तो एक्सपोज बिला वजह का कर दिया गया, टीवी पे तस्वीरें चला के, उनके नाम चला के, यहाँ तक कि उन बेचारों को अपने मोहल्ले, अपने घर छोड़ने पड़ गए कि वो जब अपने घर से बाहर निकलते थे तो लोग उनको अजीब नज़रों से देखते थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग बेचारे घर बार अपने छोड़ छाड़ के चले गए। तो उसका भी तो अजाला कुछ होना चाहिए ना, कि जिस तरीके से इन लोगों का नाम आया और इनको गिरफ्तार करके और कोई तशद्दुद, तो वो सब चीज़ें अलग छोड़ दें, लेकिन अब इसका अजाला होना चाहिए, इसका कुछ बताना चाहिए ना। जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो है टारगेट किलर जो है, ये हमने मास्टरमाइंड पकड़ लिया, जो पहले पकड़े हुए थे वो सारे जो हैं वो बेकसूर थे, उनसे हम माजरत करते हैं, इस तरह का कोई स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें जो है वो आती नहीं है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं, PTI का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। स्कैंडल जो है वो ये है कि जो PTI की और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है, वो मकबूलियत कैसे बनाई गई है, उस पर कितना पैसा लगाया गया है, ये सारा सीन है। इसके ऊपर जो है पूरा एक स्कैंडल है। तहरीक इंसाफ दौर में सरकारी वसाइल का गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स को PTI क़यादत के जाली तशहीर के लिए इस्तेमाल किया गया। 80 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सोशल मीडिया टीम्स को भर्ती किया गया। 80 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, और ये जो पैसा है ये सारा मतलब सरकारी पैसे में से पैसा लिया गया। ज़राए का कहना था कि अकाउंट्स मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए गए। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोवर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। मतलब जो फॉलोवर्स थे, जो मिलियंस में, जिसका आप उठा के देखें उसका फॉलोवर्स है वो मिलियंस में है, और वो सारे फॉलोवर्स जो है वो ख़रीदे हुए थे। और वो सारे ख़रीदे कहाँ से गए थे? वो सरकारी पैसे से, जो आपका और हमारा पैसा है, उनसे ये फॉलोवर्स जो है ख़रीदे गए थे। हुकूमती दौर के इख्तिताम पर अकाउंट्स PTI कारकुनान इस्तेमाल करते रहे। तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि इसके लिए 25 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह पे मुलाजिम भर्ती किए गए।
ये अकाउंट्स 9 मई को पीटीआई कारकुनों को इश्तेहार दिलाने के लिए भी इस्तेमाल किए गए। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा स्कैंडल है, मतलब ये पूरे मतलब जो इमरान खान की जो फॉलोइंग है वो 100% जो है वो फेक है, ये तो नहीं कहेंगे। अब हम क्या सोचें कुछ अर्सा पहले की बात है, एक सर्वे होता है, उस सर्वे में बताया जाता है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 70% है, 72% है, ये परसेंटेज बताई जाती थी इमरान खान की। और अब जो है जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर मेहरबान हुई भी है, यहाँ सब जो है नवाज़ शरीफ के ऊपर मेहरबान है, तो उन मेहरबानियों के बाद दोबारा सर्वे होता है, तो अब नवाज़ शरीफ की जो मकबूलियत है वो अभी 50% आ गई है, जबकि इमरान खान की मकबूलियत जो है उसका कोई जिक्र ही नहीं होता। तो फिर ये इस तरह के जो स्कैंडल आते हैं, स्कैंडल जो है ना वो स्कैंडल ही होते हैं, तो उसमें कितनी सच्चाई होती है ये भी सबको पता है। चलिए जी अब बात कर लेते हैं बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन। बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से एक बहुत बुरी खबर है, और ख़बर ये है कि आप लोग को मालूम होगा अभी 2 दिन पहले जो है साउथ अफ्रीका में एक एमक्यूएम के एक रहनुमा मोहम्मद यूसुफ साहब का कत्ल हुआ। उस कत्ल के बाद जो है फिर थ्रेड्स आना शुरू हो गए दीगर लोगों को। दीगर लोग मतलब जो लंदन में जो दीगर लोग बैठे हुए हैं एमक्यूएम के, इसी तरीके से अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बैठे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक मेरा ख्याल है वो हसन बट एक होते हैं राब्ता कमेटी के मेंबर, वो शायद ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। कहा जाता है कि हसन बट को जो है वो थ्रेट्स आए और उनको कहा गया है कि भाई अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो जाओ, अगले जो है ना आप हो सकते हैं मुबैना तौर पे। ये एक बात सामने आई है, हसन बट को कहा गया कि अगले जो है वो आप हो सकते हो। अब उसके बाद जो है अचानक से एमक्यूएम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक बार फिर जो है ना वो अनबैन हो जाती है, तो उसके ऊपर से पाबंदी जो है ना वो हटा दी गई है एक बार फिर। और उसके ऊपर जो है एमक्यूएम ने पोस्ट की है और उसमें बताया है SOS के ज़रिए कि एमक्यूएम के जो बानी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब और तमाम दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं। अब ये जो सीन है जो SOS जारी किया गया है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यही सब बातें उसमें की गई हैं कि साउथ अफ्रीका में जो मोहम्मद यूसुफ साहब को जिस तरीके से कत्ल किए गए, उस कत्ल के बाद जो है वो दीगर लोगों तक जो है वो उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगले आप, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना हसन बट साहब के हवाले से कि उनको थ्रेट दिए गए, तो इस तरीके से दीगर लोगों को भी थ्रेट्स आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जान को भी ख़तरा लाहक है। और इस हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बात की है। जो ब्रिटिश हुकाम है उनसे जो है वो बात चल रही है कि बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। अब ये अचानक से ये सब मामला क्यों बिगड़ने लग गए कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल आप लोग को याद होगा, जो मैं यस्टरडे की बात कर रहा हूँ, कि एमक्यूएम जो लंदन की जो राब्ता कमेटी है उनकी एक वीडियो ब्रीफिंग कल होनी थी, पता आप लोगों को चला होगा। जो टाइम दिया था वीडियो ब्रीफिंग का वो शाम 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक था। तो मैं देखने में लेट हो गया, मैंने देखी नहीं वो। फिर जब मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा तो वो वीडियो ब्रीफिंग हुई है, लेकिन सिर्फ 6 मिनट की वो वीडियो ब्रीफिंग हुई है, जिसमें जो साउथ अफ्रीका में जिनका कत्ल हुआ है मोहम्मद यूसुफ साहब, उनके हवाले से कुछ जो है ना एक वो उनकी तस्वीरें वगैरह चलाई गई हैं। सिर्फ ये उस वीडियो ब्रीफिंग में हुआ, इससे ज़्यादा उस वीडियो ब्रीफिंग में कोई बात, कोई गुफ्तगू वगैरह कुछ भी नहीं हुई। तो ये वीडियो ब्रीफिंग होते हुए वीडियो ब्रीफिंग जो स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन वो होती नहीं है, पूरी नहीं किया था। ये भी समझ से बाहर है कि ऐसा क्या हुआ कि वीडियो ब्रीफिंग के पूरे इंतजाम हो गए थे, सब लोग आगे बैठ गए थे, लेकिन वो वीडियो ब्रीफिंग होती नहीं है। तो कुछ बड़ा अजीब से मामला चल रहे हैं और फिर बड़े हालात मतलब सही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं। अब जी बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे ये तो नहीं पता, ज़ाहिर है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा। हाँ, आफाक अहमद साहब जो है एक जलसा करने जा रहे हैं 28 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को,
और ये जलसा वो कर रहे हैं जहांगीर रोड पर जिना टाउन की जगह, जिना टाउन ग्राउंड है, वहाँ ये जलसा करने जा रहे हैं। और ये जिना टाउन जहांगीर रोड आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत ही मशहूर यादगार फिश का नाम सुना होगा, उसके कहीं करीब करीब ये ग्राउंड है जलसा आफाक अहमद का। वहाँ पे होगा 28 तारीख हफ्ते के दिन। अब एक और जलसा हो रहा है और वो जलसा हो रहा है एमकेएम पाकिस्तान का, और ये जलसा भी लियाकताबाद में है। और एमकेएम पाकिस्तान का जलसा है वो अगले दिन है, आफाक अहमद के अगले जलसे के अगले दिन है, 29 अक्टूबर इतवार के दिन शाम 6 बजे का टाइम दिया है। स्टूडेंट क्रिकेट ग्राउंड B1 एरिया लियाकताबाद। तो ये भी एक टाउन लियाकताबाद टाउन का जलसा होगा। और इस जलसे में फिर देखा जाएगा कि फिर वही बहस शुरू होगी कि कितने लोग थे कितने नहीं थे। खैर, तो एमकेएम पाकिस्तान जो है वो अपनी भरपूर तैयारियों में लगी हुई है, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, और आफाक अहमद भी जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। तीसरी जब बानी एमकेएम जो है उनकी भी कोशिशें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं कि किसी भी तरह इलेक्शन से पहले उनके ऊपर से पाबंदी हटे, लेकिन आसार जो है वो इस तरह के नज़र नहीं आ रहे। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा, और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।